स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से दोस्तों बहुत दिन बाद फेयर का ऑर्गेनिक्स को लेकर वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप सुनेंगे तो शायद फ़ायदा में रहेंगे। अगर आप अभी भी शेयर कैम ऑर्गेनिक्स को होल्ड कर रहे और लॉस में बैठे हैं। दरअसल दोस्तों ये चीज़ मैं बोलकर शुरू करना चाहूँगा, जब कोई भी कंपनी बहुत ही कम भाव में चलता है, बहुत ही कम भाव में मिलते हैं, चाहे वो क्वार्टरली कुछ समय के लिए उनका दिक्कत चल रहा है, तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देते हैं। अगर आप वॉरेन बफेट जी का एक जो गुरु मंत्र है वो आप फॉलो करेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको वो हेल्प होगा। जहाँ पे बहुत ही गंदे हालत में पड़े हुए बर्कशायर हाथवे को उन्होंने खरीदा था और उसके बाद हिस्ट्री बना दिया। दरअसल उनके साथ ये क्या मैं कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी ये फेयर का ऑर्गेनिक्स के साथ सब कुछ उलट फेर चल रहा है। तो अभी ये उलट फेर के अंदर भी मुझे कुछ अच्छी चीज़ नज़र आता है और इसीलिए कुछ क्वांटिटी मेरे पास अभी भी है जो लॉस में है। ठीक है, बट यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हॉनेस्ट होने की वजह से मैं लॉस में बैठा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे क्या रणनीति बनाने वाला हूँ आपको पूरा सुनना चाहिए। पहले इस चीज़ दोस्तों, आप सब जानते हैं केमिकल सेक्टर नहीं चल रहा है। जो 2020 से लेकर 21 का रन था वो केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल का रन था। जो मैं हमेशा बोलता हूँ और बालाजी अमाइन का वीडियो में बोला था, स्टॉक प्राइस को जहाँ से जहाँ तक जाना था, स्पेशली जो स्मॉल कैप कंपनी है, मेन ऑपरेटर उनसे कहीं ज़्यादा भगा देते हैं। फिर जब लोग यहाँ पे एवरेज करने का कोशिश करते हैं टॉप में खरीदने के बाद, फिर उनको लगता है अगर ऊपर से 30% करेक्ट हुआ है तो ज़रूर खरीद लेना चाहिए। फिर अगर उससे भी नीचे आ जाता है तो लोग डरने लगता है। तो जहाँ पे क्या होता है पता है, एक समय के बाद पेशेंसी उनका ख़त्म होता है और स्पेशली ऑपरेटर के हाथ में माल देकर वो चले जाते हैं। और उस समय में यहाँ पे कंपनी में कुछ दिक्कत भी होते रहता है। सो सारे पॉजिटिविटी उनका ख़त्म हो जाता है और नेगेटिव में ज़्यादा फोकस आता है। बट ऑपरेटर उल्टा सोचते हैं, वो सारे नेगेटिविटी के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ ढूंढने का कोशिश करते हैं। और इसीलिए जब भी आप कोई शेयर परचेस करेंगे तो सबसे पहले उस कंपनी का फंडामेंटल एनालाइज और उसमें उसका स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट बहुत अच्छे से लिखिए। आप लिखिए आप क्यों खरीद रहे, कितने दिन के लिए खरीद रहे। अगर रिजल्ट 2 क्वार्टर गंदा आएगा तो आप क्या करेंगे। स्पेशली मेरी बात बोला जाए तो मैं आपको बोलूँगा, जब तक कॉर्पोरेट गवर्निंग का इशू नहीं आता है तब तक मैं उस शेयर में बैठे रहता हूँ। ठीक है, एंड बिलीव मी दोस्तों, उसके बाद थोड़ा सा पैसा भी होता है। तो अब यहाँ पे फेयरकैम का क्या स्टोरी है। तो दोस्तों रिसेंटली जो डिस्क्लोज़र आया है वो चीज़ आपको फोकस करना चाहिए। तो अगर आप ये चीज़ फोकस करेंगे तो आप देखेंगे फेयरकैम ऑर्गेनिक्स के साथ एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, चल रहा है एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम जो अगले कुछ महीने में ख़त्म हो सकता है। देखते, फोकस करते और फिर समझते हैं क्या सही रणनीति होगा अभी होल्ड करने का, ना सेल करके बाहर जाने का। तो सबसे पहले कुछ पॉजिटिव चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोमोटर ने अपना स्टेक बिल्कुल भी कम नहीं किया है, ना एफआईआई ने यहाँ पे कम किया है, ना डीआई ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोर्शन कम किया है। तो पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा आया नहीं है। तो मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड जो लोग हैं वो ऑलमोस्ट अपना यहाँ पे शेयर को बरकरार के रखा है। हालांकि शेयर प्राइस कहाँ से कहाँ आ गया, शेयर प्राइस आधा हो चुका है। तो बैलेंस शीट में आगे हम देखेंगे शेयर कैपिटल सस्टेंड है। तो मैनेजमेंट यहाँ पे शेयर कैपिटल के साथ छेड़खानी तो नहीं किया है, रिजर्व बड़ा है, बोरोइंग एज यूजुअल है। एंड यहाँ पे फिक्स्ड एसेट हम देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट बढ़ गया है, CWIP में अभी भी कुछ पोर्शन पड़े हैं। अदर्स एसेट में जाएंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड इन्वेंट्री है एंड ट्रेड रिसीवेबल में अच्छा खासा पोर्शन पड़े हैं। इसके लिए हम लोग को रेशियो देखना पड़ेगा। तो डेटा डे हम देख सकते हैं यहाँ पे सेम ही है, बट इन्वेंट्री डे यहाँ पे बढ़ गया है। इन्वेंट्री डे बढ़ने का क्या मतलब है वो चीज़ मैं आपको लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्पेशली अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंपनी का ओपीएम चलता था 16-17 ऐसे, फिर जाके ये टीटीएम में हो गया आधा 8%। तो कुछ सीरियस कंसर्न है, कुछ सीरियस कंसर्न है। क्या ये जो 2020-21 में ये जो 16-17 था, क्या ये लॉजिकल था। ये इन्फॉर्मेशन कम है क्योंकि उस समय में सेक्टर का बुल रन था, तो उस समय में इनको मार्जिन अच्छा मिलता था। क्या अभी नहीं मिल रहा है। क्या ये अभी का जो 11 और 10 और 9 और 7 8 चल रहा है ये नॉर्मल है। क्या जो अभी शेयर प्राइस है ये प्राइजिन है। अब वो चीज़ अगर 1 महीने 2 महीने शेयर प्राइस एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है तो हम समझ जाते हैं मार्केट ने इस हिसाब से इनको बिहेव करना शुरू कर दिया है। हालांकि दोस्तों अगर हम देखेंगे ना, ये सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा खासा ग्रोथ में आ रहा था, बट लास्ट 4 क्वार्टर में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। 168, 102, फिर 151 से लेके 160 में ही चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अब देख ही रहे हैं अच्छा नहीं कर रहा है। तो इनके पीछे का असली कारण क्या है, जिनके आधार पर यहाँ पे हम देख सकते हैं पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं है, ये तो डिग्रोथ हो चुका है। एंड साथ में यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी डिग्रोथ हो चुका है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो प्रॉफिट है ये तो बढ़ी नहीं, वो -20% आ चुका है सेल्स ग्रोथ में। तो अगर हम सेल्स को तोड़ते हैं तो हम देखते हैं ना, दो चीज़ होता है, एक होता है वॉल्यूम और एक होता है रियलाइजेशन। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का एक कॉमेंट्री,
अगर आपको लगता है मैनेजमेंट हॉनेस्ट है तभी ये बात आप बिलीव करेंगे। अगर आपको लगता है आप मैनेजमेंट को बिलीव नहीं कर रहे तो कहानी ख़त्म। ये सारे भी चीज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को अभी स्किप करके जाने की ज़रूरत है। बट मुझे लगता है मैनेजमेंट अभी भी सही बोल रहा है। तो देखिए 16 अगस्त में एक ट्रांसक्रिप्ट आया था। तो यहाँ पे अगर आप क्रेडिट रेटिंग भी ज़रूर देखेंगे एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैनेजमेंट ने मुश्किल वक्त में भी लगातार 3 फरवरी में, जून में एंड अगस्त में यहाँ पे लगातार ट्रांसक्रिप्ट शेयर किया है। मतलब कौन कर दिया, तो मैनेजमेंट यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा है और अच्छा चीज़ हो रहा है अपने इन्वेस्टर के साथ शेयर ज़रूर कर रहा है। तो ये जो पीपीटी है, इस पीपीटी को ओपन करिए। पीपीटी को ओपन करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रहा है। थोड़ा सा आपको और नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए रेवेन्यू वाज इम्पैक्टेड ड्यू टू पॉसिबल डी स्टॉकिंग बाय फ्यू ऑफ आवर कस्टमर, मेनली ट्रिगर्ड बाय कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन कमोडिटी प्राइस कपल्ड विद डंपिंग बाय चाइना। तो हम आप सब जानते हैं चाइना से जो भी माल आता है वो क्या होता है, सस्ता आता है। एंड चाइना का जो माल है मतलब वो सस्ता आने की वजह से बहुत लोग चाइना से ही लेके आएगा। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कितने दिन का हो सकता है, 6 महीने का, 1 साल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चाइना का जो डंपिंग हो रहा है ना, इनके वजह से इनका प्रॉब्लम हो रहा है। सेम चीज़ अगर आप बोरोसिल रिन्यूएबल एक कंपनी है जो ग्लास को यहाँ पे चाइना ने ज़बरदस्ती डंपिंग कर रहा है उसका प्राइस में, तो उसका मार्जिन भी प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। तो सेम यहाँ पे है ना, इनका वॉल्यूम में ज़्यादा कुछ गड़बड़ हुआ है। हो गया है कहाँ पे पता है, इनका ये जो माल दूसरे जगह से ख़रीदा जा रहा है इनके वजह से ये मेन कस्टमर जो है ना उनको ज़्यादा भाव में माल नहीं बिक पा रहा है। तो दिस इज़ द मेन थिंग। फिर यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, इनका सोल्यूशन भी निकाला। इन लोगों ने एक ऐसे प्रोडक्ट में चले गए जो देख सकते हैं आइसोस्टेरिक एसिड में, तो ये डेवलप किया है। इनके ऊपर ये मैनेजमेंट समझ चुका है चाइना ये करेगा तो हम लोग नई ऐसी चीज़ बनाते हैं और इनका मार्केट पूरा यूएसए यूके में है, वहाँ पे बेचते हैं और भारत में बेचते हैं जहाँ पे चाइना का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। बट वो पहले कुछ समय में क्या हो गया, साम रॉ मटेरियल का यहाँ पे सफल लेना पड़ा क्योंकि स्टार्टिंग फेज में है और इनका अभी भी यहाँ पे रेवेन्यू नहीं आया। मैनेजमेंट का कमेंट्री यही है जो सेकेंड हाफ, मतलब अगर आप Q3 Q4 देखेंगे वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। एंड उसके साथ साथ अगर आप नई चीज़ ट्राई करेंगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो बट यहाँ पे देखिए क्लियरली एक चीज़ दिखा है, कंपनी हैज़ नीदर लॉस्ट एनी ऑफ द कस्टमर और हैज़ एनी न्यू कंपटीटर। तो कोई भी ऐसे कंपटीटर नहीं आया जो इनका मार्केट शेयर खा रहा है। बट प्रॉब्लम ये है ये डंपिंग की वजह से है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, जो ये स्टेरिक एसिड और आइसोस्टेरिक एसिड है इनके ऊपर गवर्नमेंट का क्या नियम आता है। तो अगर ये डंपिंग जो है ना एंटी डंपिंग में हो जाता है गवर्नमेंट का रूल्स के हिसाब से, तो तुरंत इसका शेयर प्राइस और मतलब इस कंपनी का बेनिफिट शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेम बहुत सारे केमिकल कंपनी के साथ हो रहा है तो इसके लिए उनका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा करेक्ट हो रहा है। बट चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी अभी भी काम होगा और ये कंपनी का ये लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब मैनेजमेंट ने जिस तरीके से कैपेक्स किया वो सही ढंग से यूटिलाइज होगा और आगे जाएगा, मुझे पर्सनली लगता है। तो जब हम यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे भी उन लोगों ने क्लियरली लिखा है कंपटीशन फ्रॉम लो कॉस्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट, इनके वजह से इनका प्रॉब्लम हो रहा है, फेयर कम का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब आपको खबर रखना है, आपको ये इनके रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रहा है ना, अगर जैसे ये लोग डायमंड एसिड बनाता है तो इनके रिलेटेड क्या न्यूज़ आ रहा है, तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट अगर इनको हेल्प करे ना, जैसे ये डंपिंग कर रहा है, एंटी डंपिंग का कभी अगर न्यूज़ आता है केमिकल के ऊपर तो आप देखना तुरंत यहाँ पे शेयर प्राइस बाउंस करते हुए नजर आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है। रिसेंटली भी एक न्यूज़ आया था केमिकल सेक्टर को पीएलआई का यहाँ पे बेनिफिट दे रहा है। तो जो सेक्टर अभी बहुत ही गंदे हालत में पड़े हैं गवर्नमेंट ऑब्वियसली इनके ऊपर काम करेगा। ठीक है, एंड मुझे पर्सनली दिस इज़ द मेन थिंग लगा। एंड जो रॉ मटेरियल का फ्लक्चुएशन होता है तो ये लोग अपने कॉल में शेयर किया है 2 क्वार्टर के अंदर ये लोग पास ऑन कर सकता है। तो एशियन पेंट के साथ इन लोगों का जो कॉन्टैक्ट था एवरीथिंग परफेक्ट चल रहा है, बट सस्ता प्रोडक्ट आने के वजह से इनका कुछ जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। तो ये है फेयरकैम ऑर्गेनिक्स का वीकली चार्ट। इन्वेस्टर को वीकली चार्ट फॉलो करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बोलूँगा अगर आप सोच लिए है ये यहाँ से मुझे निकलना है तो मैं आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करने के लिए बोलूँगा। देखिए पिछले समय में जहाँ से बाउंस करके मतलब यहाँ से ये ब्रेकआउट करके बहुत ऊपर गया था, मुझे लगता है ये एक बार अगर ये यहाँ से ऊपर जा सकता है तो कुछ इन्वेस्टर, कुछ बड़े बड़े फंड हाउस जो है ना वो भी इंतज़ार कर रहा है, एक गुड न्यूज़ आ सकता है। तो मैं आपको बोलूँगा कम से कम यहाँ तक वेट करें, देखते हैं। लॉस में बैठे हैं अगर आप सच में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो, एंड ऑब्वियसली आप तो क्लियर कट जानते हैं इन लोगों ने जो कैपेक्स किया है वो कैपेक्स का पूरा हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ से प्रोडक्ट
आ भी रहा है। प्रॉब्लम यही है, जो चाइना का प्रोडक्ट है वो सस्ता होने की वजह से मार्जिन का इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो कुछ भी करके अगर इन लोगों को मार्जिन एंड इनके रिलेटेड न्यूज़ आ जाता है ना, तो मुझे पर्सनली लगता है जिस तरीके से यहाँ पे एक डब्ल्यू बनाया, फिर से ये डब्ल्यू बना के ये सीधा शेयर प्राइस लाइफ टाइम हाई की तरफ जा सकता है। तो अगर ये लाइफ टाइम हाई की तरफ जाता है, पता नहीं कब जाएगा, बट मन कहता है ये जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट हॉनेस्ट है और मैनेजमेंट के पास काबिलियत है। इन्होंने पिछले समय में एक बार करके दिखाया, तो ये भी कर सकता है। तो दोस्तों 100% रिटर्न अगर आपको चाहिए तो आप बैठ सकते हैं। और इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये जो 15% का एसएल है, ये अगर आप ले सकते हैं तो बैठ सकते हैं। अगर फिर भी अगर आप एक क्वार्टर 2 क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, कोई गुड न्यूज़ नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप क्विट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो मेरा प्रीवियस जो क्वांटिटी मैंने बाई करके रखा था बहुत पहले, वो अभी भी होल्ड कर रहा हूँ। कुछ क्वांटिटी मुझे भी लॉस में बेचना पड़ा था, मैं डर के मारे ये जो प्रीवियस दो क्वार्टर पहले मैंने बेचा था। बट ये चीज़ मत भूलिए, जब इस बार का बुल रन शुरू हुआ था, शेयर प्राइस 900 से लेकर 1300 1400 तक भी गया था, तो इस समय में भी लोगों को 40% के आसपास रिटर्न मिला था। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, आप अपने हिसाब से करिए।